श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपने स्टूडियो में ऐसे अतिथिगण को बुलाते हैं जो अपने ज्ञान से आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते हैं। वैसे ही आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ जयेश रंजन जी। आज की इस विशेष एपिसोड में हम सुशासन पर चर्चा करेंगे। जयेश रंजन जी जाने माने IAS अधिकारी हैं और तेलंगाना सरकार में उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभागों के प्रधान सचिव हैं। 1992 के IAS बैच के ऑल इंडिया टॉपर के रूप में जयेश जी ने अपवादात्मक यानी कि एक्सेप्शनली वेल लीडरशिप और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण दिखाया है। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सारे श्रोताओं से बात करके बहुत खुशी महसूस हो रही है जी। आज जहाँ की हम ये बात करना चाहते हैं आपसे कि गुड गवर्नेंस क्या है, सुशासन क्या है, और जैसा कि आप सूचना प्रौद्योगिकी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हाउ कैन जो ई-गवर्नेंस होता है, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो कैसे आम जनता की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। जी तो देखिए, ये जो गुड गवर्नेंस है इसको बहुत तरीक़ों से देखा जा सकता है। ये जो आप कह रही हैं ई सर्विसेज, जो भी नागरिक होता है उसको किसी न किसी ज़रूरत के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना होता है। उसको कभी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कभी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कोई लाइसेंस बनवाना है, कोई लाइसेंस रिन्यू करवाना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के लिए, ज़रूरतों के लिए उसको सरकार के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम गुड गवर्नेंस को कहें कि कैसे हम लोग उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं, तो अगर किसी को सरकारी काम से कहीं पे जाना है तो सारा काम एफर्टलेस, पेपरलेस, बगैर बहुत सारे, जैसे पहले के ज़माने में कुछ भी आपको ले जाना होता था तो 10 कॉपी आपको भरनी होती थी, हाथ से लिखना होता था, 10 डुप्लीकेट्स देने होते थे। जो जिस चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उस तरह के पेपर वर्क को हटाकर अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली उसके नज़दीक ही, उसके करीब ही, अगर हो सके तो उसके घर पर ही और किसी भी समय बिना किसी से मिले हुए अगर उसका हम काम कर सकें तो वो गुड गवर्नेंस का एक आइडियल सिचुएशन है। जैसे दुनिया में एक देश है जिसको एस्टोनिया कहते हैं। ये स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे उन देशों के पास है, छोटा सा देश है, लेकिन पूरे दुनिया में उसको एक आदर्श माना जाता है। वहाँ पे उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं। तो पहला है पेपरलेस। आपको कोई भी सरकारी चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई पेपर नहीं भरना है। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपके लिए इस्तेमाल में आएंगे जी। दूसरा है प्रेजेंसलेस। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी हो सकते हैं। तीसरा है कॉन्टैक्टलेस। आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी गए भी तो कोई आपसे मिलने के लिए बैठा हुआ है, जब तक वो आपसे मिले नहीं आपका काम नहीं होगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और एनी टाइम एंड एनीवेयर, मतलब जैसे मान लीजिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, जैसे मेरा घर मान लीजिए बेगमपेट में है जी। तो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस बेगमपेट एरिया को देखता है, उस इलाके को जो देखता है जी, हम वहीं पर जा सकते हैं। लेकिन एनीवेयर का मतलब है कोई इस तरह का ऑफिस नहीं है, हम कहीं से भी कहीं पे भी कर सकते हैं। हम हैदराबाद में नहीं भी हों तो भी हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विदेश से भी हम रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एनी टाइम, जैसे सरकारी ऑफिसेज होते हैं उनका टाइम होता है, जनरली सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक होता है। तो एस्टोनिया में ये 5 सूत्र लागू किए जाते हैं। प्रेजेंसलेस, पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस, एनी टाइम, एनीवेयर। तो हम लोग हमारे तेलंगाना राज्य में इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं जो नागरिकों को ज़रूरत होती है, एक दिन हम लोग खुद भी हिंदुस्तान में एक आदर्श बने जिसमें उनकी सारी सेवाएं उनको घर बैठे उपलब्ध हो जाए। किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाए। तो इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। ये बस एक सपना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एस्टोनिया के बारे में सोचते रहते हैं, मन में कल्पना करते हैं कि हमारे राष्ट्र में भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। उस दिशा में हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो व्यवस्था है जिसके द्वारा सिटीजन्स को, नागरिकों को सरकारी सेवाएं दी जाती हैं, उसका नाम है मी सेवा जी। तेलुगु शब्द है ये मी सेवा। अभी हम लोगों ने करीब 600 से ज़्यादा सुविधाएं मी सेवा के द्वारा उपलब्ध कराई हैं। तो अभी इसको कैसे एक नागरिक सेवा को कैसे उपयोग करता
कि उसको किसी मी सेवा केंद्र पे जाना होता। जी। कुछ मी सेवा केंद्र हैं हमारे राज्य में करीब 7,700 केंद्र हैं। जी। तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पे कम समय में कुछ मिनिमम आपको अपने बारे में सूचना देनी होगी, और उसके बाद जो भी आप चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो या इनकम सर्टिफिकेट हो, वहीं पे आपके सामने ही प्रिंट करके आपके हाथ में डिजिटल सिग्नेचर से दे दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले, करीब 20 दिनों पहले, हम लोगों ने एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया है, मी सेवा मोबाइल ऐप। और मी सेवा मोबाइल ऐप जब आपके हाथ में है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आप लेना चाहें, घर बैठे किसी भी समय, कहीं भी कोई दफ्तर नहीं है, आप काफ़ी आसानी से उन सब चीज़ों को पा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आगे के महीनों में, आगे के दिनों में ये 700 जो सरकारी सेवाएं हम मी सेवा पे कराते हैं, अभी जो हम लोगों ने ऐप शुरू किया है उसमें तकरीबन 40 के करीब सेवाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी सेवाएं हम उसको ऐप के ज़रिए भी देना चाहें। तो जो एस्टोनिया में जिस तरह का माहौल है, वही माहौल जल्द से जल्द तेलंगाना में भी हम लोग लाने की कोशिश और तेलंगाना एक रोल मॉडल बने पूरे भारत के लिए। जी। साइबर सिक्योरिटी एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है, और कैसे साइबर सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक उपाय, एक साधन के रूप में अपनाया जा सकता है? नहीं, तो साइबर सिक्योरिटी की जो आपने बात की है, सरकार हो या प्राइवेट कंपनियां हो या हम खुद हो, हम लोग भी इंडिविजुअल्स हैं, हमारे साथ भी कभी कभी स्कैम्स होता है। कुछ लोग हमारे पैसे को भी उड़ाने की कोशिश करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सभी नागरिकों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपना पासवर्ड किसी को नहीं दें। तरह तरह के मेल्स आते हैं जिसमें लिखा रहता है तुम अपने अकाउंट से इतने पैसे भेजो तो हमें ये दे देंगे, ये करना होगा, वो करना होगा। इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करें। तो ये तो एक व्यक्ति की तरह हम लोग किस तरह के हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सरकार के पास बहुत डेटा है, हर आदमी के बारे में, मतलब सैकड़ों यूनिट्स का डेटा हमारे पास है, और ये बहुत कीमती डेटा भी है। तो इसको कोई भी अगर चुरा ले या इसको हैक कर ले या इसका कोई गलत उपयोग करे तो उससे बहुत समाज को भी बहुत नुकसान हो सकता है, और एक तरह से कहा जाए तो सरकार का काम भी पूरी तरह से रुक सकता है। अगर जैसे कोई बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसको किसी ने बिल्कुल बेकार कर दिया, हैक कर दिया, तो सरकारी काम पूरा रुक जाएगा। पासपोर्ट इशू करने का काम, रेशन देने का काम, स्कूल में बच्चों को एडमिशन करने का काम, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। तो इसके लिए जैसे हमारे पास पुलिस है, पुलिस होने के बावजूद भी कुछ लोग हैं समाज में जो चोरी करने की कोशिश करते हैं, डाका डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस रहती है। बिल्कुल। उनसे थोड़ा डर लगा रहता है, और अगर कभी ऐसा कोई वारदात हो भी जाए, किसी ने डाका डाल दिया या चोरी कर ली, तो पुलिस जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करने की और जो भी उन्होंने चुराया है वो वापस लाने की कोशिश करती है। तो साइबर सिक्योरिटी में भी ऐसा ही है। अच्छा। हमारे विभाग में और पुलिस में भी एक ऐसे विंग है जो ये साइबर सिक्योरिटी पे नज़र रखती है। दुनिया में किस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, दूसरे देशों में, दूसरे कंपनियों पे किस तरह के अटैक हुए, तो ये जितने भी साइबर सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही होते हैं। जी। आपने कोई, जिसको हम लोग बोलते हैं मैलोवेलेंट, मालवेयर, आपने किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे सिस्टम में डाल दिया, और उस मालवेयर की वजह से सिस्टम में पूरा डेटा जो है वो बाहर चला गया। तो मालवेयर कौन सा फैल रहा है, किस तरह से फैल रहा है, ज़्यादातर मालवेयर ईमेल अटैचमेंट की तरह भेजे जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो विभाग के लोग हैं वो भी इस पर सतर्कता बनाते हैं, निगाह रखते हैं कि किस तरह से दुनिया में क्या क्या मालवेयर आ रहे हैं, हिंदुस्तान में कौन से आए हैं, और कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है, कैसे पहचान की जाती है। तो ये एक तरह का पुलिसिंग का काम है, और हम लोग अभी तेलंगाना को बने हुए 11 साल हो गए। बहुत गर्व से हम ये बात कह सकते हैं कि किसी दूसरे राज्य का हम किसके साथ हम तुलना नहीं करना चाहते हैं, फिर भी इन 11 सालों में, पिछले 10-12 सालों में कुछ दूसरे राष्ट्रों में बहुत बड़े बड़े मालवेयर अटैक्स, रैंसमवेयर अटैक्स, हैकिंग, ये सब हुए हैं। बट तेलंगाना में एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने सतर्कता हम लोगों ने बरती, और उसके लिए हम आपको काफ़ी सराहते हैं, क्योंकि हमने ऐसी अचीवमेंट प्राप्त की है। अच्छा, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स जो हैं वो कैसे सिटीजन इंगेजमेंट को सपोर्ट करते हैं? नहीं, तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और सबसे अहम बात यह है, हम लोग पिछले 10-12 साल से डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से जो गांव में जो लोग रहते हैं, जिन्होंने ऊंची स्तर की पढ़ाई नहीं की है, या इवन शहर में भी, हैदराबाद में भी जो बस्तियां हैं जहां पे
जो लोग जो काम करते हैं, मजदूर लोग हैं, वर्किंग क्लास लोग हैं, वो लोग रहते हैं, उन सबों को अगर डिजिटल दुनिया से फ़ायदा मिलना चाहिए तो उनमें भी लिटरेसी आनी चाहिए। तो हम लोगों ने लिटरेसी बढ़ाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन पिछले 10-12 सालों में एक अनुभव बहुत ख़ास है। वो अनुभव ये है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको जस्ट उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास कोई लिटरेसी नहीं है, आप एक साधारण महिला हैं, कुछ मजदूरी करती हैं या घर का काम करती हैं, और हम आपको डिजिटल लिटरेसी सिखाना चाह रहे हैं। तो अनुभव के द्वारा हमने ये सीखा है कि अगर हम आपकी जो परेशानियां हैं, आप इतने सालों से, इतने जनरेशन से कोई ना कोई बहुत बड़ी परेशानी झेल रही होंगी, उसका समाधान अगर हम आपको डिजिटल के द्वारा करके दिखाएं, तब आपको लिटरेसी पाने की आप में भी थोड़ी चाह होगी। अगर हम केवल जैसे कोई स्कूल में बच्चा जा रहा है, ये पढ़ो मार्क्स देंगे नहीं तो फेल हो जाओगे, उस तरह से हम आपको लिटरेट बनाने की कोशिश करें तो आपको उतना कोई उसमें लिटरेट बनने में आपको उतनी रुचि भी नहीं आएगी जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को हम लिटरेट बनाना चाह रहे हैं तो उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेके जाएं। जैसे गांव में हम लोगों ने देखा है, ज़्यादातर लोग जो छोटे तबके के लोग हैं, ज़्यादातर किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, मजदूरी करते हैं, तरह तरह की समस्याएं वो हर दिन अनुभव करते हैं जी। तो अगर टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको बताया जाए कि देखो ये ऐप आया है, तुम्हारे खेत में जो भी उपजता है उसको तुम कहाँ पे बेचो तो तुम्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये ऐप के ज़रिए तुम समझ सकते हो। अभी तुमने 100 रुपये में बेचा, अगर ये इस्तेमाल किया होता है तो तुमको 200 में बेच सकते थे। उनके आंखों के सामने अगर हम इसको दिखा सकें तब उनमें भी थोड़े उत्साह आएगी, चाह आएगी कि ठीक है चलो हम ऐप समझते हैं, क्योंकि 100 का हमें 200 मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तब उनमें लिटरेट बनने की चाह आती है। बट केवल जस्ट सरकार ऊपर से कह रही है कि तुम पढ़ो, लिटरेट बन लो, तो कोई उससे कोई मदद नहीं, उससे कोई किसी में कोई उनकी थिंकिंग सोच बदलती नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल वो जो विलिंगनेस टू लर्न होगी वो डेवलप नहीं होगी। वहाँ पे उनको ये दिखाना पड़ेगा कि डिजिटल लिटरेसी के कारण आपके जीवन में, आपके लाइफ स्टाइल में सुधार आ सकता है, तो वो उसको समझने और खासतौर से आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आपकी जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, आपका खर्च कम किया जा सकता है, जो दूसरी समस्याओं से आप जूझते हैं जी। जैसे आप गांव में हैं, आप अस्पताल चले गए और वहाँ पे जिस दिन आप गए उस दिन का आपने मजदूरी वगैरह सब छोड़ दी, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे तो पता लगा कोई है ही नहीं, कोई डॉक्टर ही नहीं है जिससे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत, एक तरह से कहें तो आपको बहुत कष्ट देती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, ये टेली कंसल्टेशन है, टेली मेडिसिन है, आप इंटरनेट के द्वारा ही आपके क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या रोग आपको हो रहा है जी, उसका आप डॉक्टर को बता सकते हैं, वो किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, तो कितना उसको फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा जी। ओपन डेटा जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, वो कैसे ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं? जैसा हमने बताया, सरकार के पास बहुत डेटा होता है जी। आप जिस भी, जैसे आपकी मिसाल लें, जैसे मान लीजिए आप हैदराबाद में रह रही हैं, तो आप किसी घर में रह रही होंगी जी। आप उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स भरती होंगी, तो प्रॉपर्टी टैक्स के डेटाबेस में आपका नाम होगा। आपके पास अगर कोई गाड़ी है, आपने गाड़ी रजिस्टर कराई होगी, तो वो गाड़ी के डेटाबेस में आपका नाम होगा जी। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जितने लोगों ने सरकार से ड्राइविंग लाइसेंस लिया है उस डेटाबेस में आपका नाम होगा। अगर आप सरकार से राशन लेती हैं उस डेटा में, तो इस तरह से हज़ारों डेटाबेसेस में हमारे पास बहुत सारी जानकारी है। लेकिन अभी ये होता है, सरकार में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये जो डेटा सरकार के पास रहती है, ये जस्ट केवल एक डेटाबेस की तरह है। इसका क्या इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसके ज़रिए कुछ नई सोच आए बाहर, कुछ एनालिटिक्स आए जिसके द्वारा नए नए निर्णय करने में सरकार को मदद मिले, वो डिसीजन मेकिंग पावर बढ़े, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी बढ़े, उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने ये किया 10 साल पहले तेलंगाना में कि एक ओपन डेटा पोर्टल बनाया, और ऑफ कोर्स नाम वगैरह को छुपा के, क्योंकि आपका व्यक्तिगत डेटा को तो हम बाहर पब्लिक के सामने नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको छुपाने के बाद जितना कुछ हम लोग रिवील कर सकते हैं, वो डेटा हम लोगों ने ओपन डेटा पोर्टल में रखा है। व्यक्तिगत डेटा हो सकता है, और भी डेटा है, जैसे मान लीजिए शहर में बसें चलती हैं,
तो हर दिन कौन सी बस कितने बजे किस डिपो से निकली, कहाँ पे पहुँची, फिर कहाँ पे गई, इस तरह से भी बहुत सारे नॉन पर्सनल डेटा भी है। पर्सनल डेटा एक तरह के है, नॉन पर्सनल डेटा जैसे बिजली की सप्लाई हो रही है किसी कॉलोनी में, कितने घंटे बिजली करेक्ट बिना किसी कट के गई, उसके बाद कितने देर पावर कट हुआ, फिर कब रिस्टोर हुआ, तो नॉन पर्सनल डेटा भी है जिसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। तो ये सारा हम लोगों ने ओपन डेटा पोर्टल में रखा, और हम लोगों ने बहुत सारे जो साइंटिस्ट्स हैं, रिसर्च करते हैं, स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जो डेटा के ज़रिए इंफॉर्मेशन एनालिसिस करते हैं, उन सबों को हमने एक तरह की चुनौती दी कि सब डेटा को पढ़ के समझ के बताओ इनसे क्या डिसीजन मेकिंग के लिए क्या क्या हम लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत अच्छे आइडिया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आरटीसी बस या मेट्रो के अलावा प्राइवेट हम लोग कार सेवाएं भी उपयोग करते हैं, जिसमें 2 बड़ी कंपनियां हैं। इससे हम लोगों ने डेटा लिया और हम लोगों ने ये देखा कि पैटर्न क्या है। जैसे सुबह 7 बजे पूरे शहर में देखें तो किस जगह ज़्यादा की बुकिंग हो रही है, 8 बजे कहाँ हो रही है, 9 बजे कहाँ हो रही है, 10 बजे कहाँ हो रही है। और इसको अगर हम लोग काफ़ी गहराई से अध्ययन करें तो हमें ये पता लगता है कि किन किन इलाकों में बसेस कम जा रही हैं जी, या मेट्रो बिल्कुल की जो फीडर मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, हाँ। जिसकी वजह से लोग ज़्यादा को बुक कर रहे हैं। जी। तो ये डेटा देखने के बाद, इन आंकड़ों को देखने के बाद काफ़ी साफ नज़र आया कि यहाँ पे अगर हम लोग बस सर्विसेज बढ़ा दें तो लोगों को फ़ायदा हो, यानी जो डिसीजन निर्णय लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो ओपन डेटा का ये फ़ायदा होता है। अच्छा, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करता है? हमने आपको अभी बताया कि जो हम लोग मी सेवा के ज़रिए 700 के करीब पब्लिक सर्विसेज हम लोग डिजिटल तरीके से देते हैं। जैसे आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, आपको किसी बिल का भुगतान करना है, पहले ये सब का मैनुअल होता था जी, अब डिजिटल के ज़रिए किया जा रहा है। उसमें भी अब हम लोग ऐप के ज़रिए उसको और सरल बना रहे हैं, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट सबसे ख़ास बात यह है कि इन सब चीज़ों में भी और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत नई टेक्नोलॉजी, लेकिन काफ़ी उपयोग करना टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है, और उसको अब हम लोग ये पब्लिक सर्विसेज में लाने की, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब टेक्नोलॉजी ही बता देगी कि आप 5 तारीख हो गई, अभी तक आपने बिल नहीं पे किया जी, पिछले साल आपने एक सर्टिफिकेट लिया था, वो रिन्यू कराने की अब उसकी बारी आ गई है। मतलब टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही आपको ये सब बताया जाएगा, और टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब ऑटोमेटिकली पे करना, रिन्यू करना, नया सर्टिफिकेट बनाना, कि उसके ज़रिए सब कुछ हो जाएगा। तो नए नए टेक्नोलॉजीज़ बहुत प्रभावशाली है, मतलब हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल शुरू कर दिया है जी। ये जो गवर्नेंस है हमारा, वो कैसे ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करती है? आपने बहुत खास बात बताई। तो जैसे अभी हमने एआई के बारे में जी बात उठाई, तो एआई जो है उसका उपयोग करना, उसके पीछे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि एआई की वजह से हम लोगों ने कहीं दूसरी जगहों पे देखा है नुकसान भी होने की संभावना है। फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन कभी कभी जाने में या अनजाने में उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट चला है, मतलब नया का मतलब बहुत नया तो नहीं, लेकिन एआई के बाद कुछ सालों के बाद ये साफ जाहिर हुआ कि रेस्पॉन्सिबल एआई, जो हम एआई का इस्तेमाल करते हैं वो एथिकली होना चाहिए, किसी के ह्यूमन राइट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन करीब 5-6 साल पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है जी, और बहुत सारे हज़ारों, लाखों, करोड़ों के लोग उसके सब्सक्राइबर हैं उस कंपनी के। तो हम जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कुछ अपना व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन उनको देना होता है, नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप पुरुष हैं, महिला हैं, इस तरह से कुछ आपका एड्रेस क्या है, कुछ व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन हम उनको देते हैं, क्योंकि हम उनको उनमें सब्सक्राइब कर रहे हैं और सभी लोग देते हैं तो हम भी दे देते हैं। और हमारी सोच ये रहती है कि वो सारा जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो उनके पास ही रहेगा। लेकिन कुछ सालों पहले जो ये विवादास्पद परिस्थिति बनी थी, उसमें ये देखा गया कि उन्होंने वो सारा डेटा एक इलेक्शन एजेंसी को बेच दिया, और उस इलेक्शन एजेंसी ने कैंपेनिंग के दौरान उनको आपके बारे में जानकारी मिल गई, तो किस तरह से आपको मैसेज भेजना चाहिए, किस वजह से आप प्रभावित होंगी, वो आपके बारे में जानकर उस तरह से आप, तो ये तो एक तरह का मिसयूज़ हुआ।
आपने वो टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब किसी इलेक्शन एजेंसी के द्वारा आपको प्रभावित किया जाए इसलिए तो आपने नहीं किया था, आपका वजह कुछ और था। तो इस तरह से ये राइट्स, एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और तेलंगाना में हम लोग इसको काफ़ी केयर के द्वारा इसको हम लोग निभा रहे हैं। जी, कुछ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज भी हैं यहाँ पे जो कि ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में हम जानना नहीं, चाहेंगे। तो हम लोगों ने ऐसा किया है कि हम सरकार में जो भी टेक्नोलॉजी लगाते हैं उसमें हम लोग एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप को हमेशा बनाते हैं। तो इसमें प्राइवेट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, केंद्र सरकार के लोग भी इसमें शामिल होते हैं और हैदराबाद में बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे IIT है, IIIT है, बिट्स है, उनके प्रोफेसर्स को भी हम लोग उसमें रखते हैं और कभी कभी कुछ कॉन्टेक्स्ट में कुछ विदेशी संस्थाएं हैं जो इन सब चीज़ों में स्पेशलाइज करती हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप के ज़रिए ही जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी आगे ले जाना चाहते हैं उनको बता के, उनको समझा के, उनसे मशवरा करके उसके बाद ही हम इस तरह के कदम उठाते हैं। तो हमारी पिछले 10 सालों का जो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको इसकी काफ़ी प्रशंसा हुई है, पूरे हिंदुस्तान में इसको सराहा गया है कि तेलंगाना में इन सब चीज़ों के को भी गौर किया जाता है, तवज्जो दी जाती है। और जैसा हमने बताया पिछले 10-12 सालों में कोई विवाद या कोई कुछ हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया इसके बारे में निंदा, एक बार भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। अच्छा, ये जो करप्शन है उसको कैसे डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए, जो हमने आपको एस्टोनिया का उदाहरण दिया उसमें ऐसी करप्शन यही होता है जिसमें सबसे पहले जो सरकारी जो व्यक्ति है उसके हाथ में अगर आप कोई अधिकार दे दें कि अगर जैसे आप कोई किसी काम से गए, जो मुलाजिम है वो आपको हाँ भी कह सकता है, नहीं भी कह सकता है, अगर उसके हाथ में ये पावर है तो ज़रूर करप्शन का वहाँ पे स्कोप आ जाएगा, चांसेस होते हैं। अगर वो आपको नहीं कहेगा तो आप उस कोशिश करेंगे कि चलो कुछ पैसे ले लो, बट नहीं को हाँ में बदल दो, उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। अगर डेटा कह रहा है कि इसको ये देना है तो देना ही है, यानी फेस वैल्यू ही खत्म हो गई। और जैसा हमने कहा कि अब सारा कुछ ऐप के थ्रू करेंगे, फेसलेस होगा, कॉन्टैक्टलेस होगा, तो आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। तो करप्शन अपने आप ही ये सब सिस्टम्स इस तरह के अगर हम लोग बना दें तो उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा। जी, आकाशवाणी की घड़ी हमें बता रही है कि हम अपना प्रोग्राम समाप्ति की तरफ बढ़े, लेकिन चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि 1992 बैच के ऑल इंडिया टॉपर आप हमारे युवाओं को जो कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सिविल सर्विस में 1992 से अब तक करीब 32 साल मेरे पूरे हो गए। 32 साल की जो जर्नी है ये मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही। काफ़ी अच्छा काम करने का मौका मिला, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का मौका मिला। जिनको आज भी गवर्नमेंट से मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके लिए कुछ करने का मौका मिला। तो आज करियर ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं। 30 साल पहले या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या सिविल सर्विसेज की परीक्षा लिखो, यही 3-4 अच्छे करियर माने जाते थे, लेकिन आज तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो दूसरे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे आप इंडस्ट्री में चले जाओ, कॉरपोरेट बन जाओ या स्टार्टअप करो या कुछ और करो या विदेश में चले जाओ, इन सब चीज़ों की आजकल वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है। लोग समझते हैं कि पब्लिक सर्विस में आना आजकल उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरी सोच बहुत अलग है, क्योंकि आज भी पब्लिक सर्विस की बहुत ज़रूरत है। नई चुनौतियाँ आई हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी 30 साल पहले जब आपने सर्विस में ज्वाइन किया था तो कोई इसके बारे में कोई उल्लेख ही नहीं था, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके बारे में चैलेंज है और आपको अब इसके बारे में जानकारी बढ़ानी होती है, एक्सपर्ट से बात करना होता है। तो पब्लिक सर्विस का स्वभाव बदल गया है, लेकिन उसकी ज़रूरत आज भी बहुत ज़्यादा है। और अगर जो नौजवान हमारे देश के हैं, अगर देश की बुनियाद को और मजबूत करने के लिए अगर वो आगे आना चाहें तो पब्लिक सर्विस से बढ़िया रास्ता कोई और नहीं है। जी, यानी नई सोच से नया राह विकसित किया जा सकता है। इसी के साथ हम अपनी इस कार्यक्रम को समाप्ति देना चाहेंगे। जयेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।